हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई का पार्ट थर्ड। ह्यूमन आई के पार्ट थर्ड में हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे। मतलब ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में जानते हैं। ग्लास प्रिज्म क्या है। तो ग्लास प्रिज्म जो है एक ट्रायंगुलर सॉलिड ट्रायंगुलर आकार का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जिसमें लाइट इंटर करने के बाद कुछ बेंड करते हुए बाहर निकल जाती है। तो वैसे जनरली प्रिज्म का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि प्रिज्म ट्रांसपेरेंट सॉलिड ग्लास का बना हुआ एक ट्रायंगुलर आकार का पार्टिकल है, सबस्टांस ऑब्जेक्ट है, जो लाइट को दो फेनोमेना से गुजारती है। पहला, लाइट को रिफ्रैक्ट भी करती है और दूसरा लाइट को डिस्पर्स भी करती है। तो ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन भी होता है लाइट का, और ग्लास प्रिज्म से लाइट का डिस्पर्सन भी होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं बिना टाइम ख़त्म किए, बिना टाइम पास किए हुए। तो मैं रंजीत कुमार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अभी जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो ग्लास प्रिज्म से होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। समझिए, सबसे पहले हम लोग एक ग्लास बनाते हैं। देखिए, ग्लास प्रिज्म का निर्माण करते हैं। ए बी सी एक ग्लास प्रिज्म है। ध्यान देके देखिए, ग्लास प्रिज्म के हमें एक एंगल से कुछ जरूरी रहता है, मतलब एक एंगल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो एंगल ए है ना, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, अपवर्तक एंगल बोलेंगे। ध्यान दे के रखना है आपको, कोई खास बात नहीं है। अगर प्रिज्म थोड़ा पतला होगा तो ए एंगल थोड़ा छोटा होगा, प्रिज्म बड़ा होगा तो ए एंगल थोड़ा चौड़ा होगा। वो प्रिज्म के शेप पे डिपेंड करता है कि प्रिज्म का शेप किस तरह का है। अगर प्रिज्म का शेप थोड़ा पतला होगा तो ये जो एंगल है थोड़ा पतला होगा। अगर ये थोड़ा सा चौड़ा होगा, वाइडली होगा, तो इसका एंगल भी थोड़ा सा वाइडली होगा। तो इसे हम लोग अपवर्तक एंगल बोलेंगे। ध्यान में आपको रखना है एंगल ए को। वैसे तीनों एंगल आपको पता ही है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो तीनों जो एंगल रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा, तभी ये किसी सरफेस पर इजीली बैठ पाएगा, स्मूथली बैठ पाएगा। फिर से इसे थोड़ा सा बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ध्यान दीजिए। इससे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ज़्यादा तो नहीं, कुछ नाम से वगैरह पूछता है। ध्यान दे के देखिएगा, आ जाएगा आपको। एंगल ए, यहाँ बी लिख दीजिएगा, ए सी लिख दीजिएगा। बी सी जो है प्रिज्म का बेस है। एंगल ए जो है रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक एंगल। अब यहाँ से कोई लाइट, ए वाला मीडियम को आप रेयर मान लीजिएगा। एयर भी हम लोग बोलते हैं, रेयर भी बोलते हैं, रेयरर बोलते हैं हम लोग इसको। और इसको आप डेंसर मान लीजिएगा, या डेंस है, ग्लास है। वैसे इसको हम लोग ग्लास प्रिज्म लिए तो ग्लास है। फिर इसके साइड वाला जो मीडियम है वो है भी एयर ही है, रेयर ही मीडियम है। तो आप ध्यान देके देखिए, यहाँ से एक लाइट ग्लास प्रिज्म के अंदर इंटर करती है, ए वाला लाइट, ठीक है, ग्लास प्रिज्म के अंदर इंटर करती है। आपको यहाँ एक बात याद रखना है, हमने रिफ्रैक्शन के चैप्टर में भी बताया है आप लोग को कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, या एयर से डेंसर में जाती है, मतलब एयर से ऐसे मीडियम में जाती है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिविटी जो है 1 से ज़्यादा है। तो जब लाइट मीडियम चेंज करती है, जैसे एयर से मीडियम ग्लास में आ रही है, तो ध्यान में क्या रखना है कि जब भी मीडियम चेंज करती है लाइट, तो वो थोड़ा सा बेंड करती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कब किधर मुड़ेगी, कब परपेंडिकुलर के अवे, कब परपेंडिकुलर से थोड़ा दूर, कब परपेंडिकुलर के टुवर्ड में। कभी कभी लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो परपेंडिकुलर के टुवर्ड डायरेक्शन में मुड़ती है,
और कभी कभी जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो परपेंडिकुलर से अवे यानी थोड़ा दूर जाती है, अवे फ्रॉम जाती है, थोड़ा दूर जाती है। तो ये वाला बात आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि अगर लाइट एयर टू डेंसर में जाएगी, ठीक है, लाइट अगर किसी मीडियम में मूव कर रही है, मीडियम डायरेक्शन, मीडियम चेंज कर रही है और चेंज करने के टाइम अगर एयर से डेंसर मिलेगा उसको, तो लाइट यानी बेंड करने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो सीधे सीधे टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, यानी नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। एक बार और समझिए बढ़िया से, अगर लाइट एयर से डेंसर की ओर मूव कर रही है, मतलब मीडियम एयर से मीडियम डेंसर में जा रही है लाइट, तो आपकी जो बेंडेड लाइट रहेगी यानी रिफ्रैक्शन के बाद वाली जो लाइट रहेगी वो सीधे सीधे नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अगर इसी बात को हम चेंज करके लिखें, अब मान लीजिए आपकी लाइट जो है ना डेंसर टू एयर जा रही है, मतलब अभी इस बार जो लाइट है वो डेंसर से एयर में जा रही है। ध्यान देके देखिए, लाइट पहले डेंसर में थी, डेंसर से मूव करते हुए एयर की ओर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट यहाँ पर बेंड करेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है तब अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, बस वही बेंड वाली कहानी रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो अब इस बार जो है ना लाइट डेंसर से एयर में जा रही है, ध्यान देके देख लीजिए, पहले एयर से डेंसर में जा रही थी तो टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल मुड़ रही थी। अब लाइट डेंसर से एयर में जा रही है, तो लाइट जैसे ही डेंसर से एयर में जाएगी तो इस बार जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा अवे फ्रॉम, नीचे दिखाई देगा आप लोग को, इस बार जो लाइट का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इस बार लाइट नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली जाएगी। एक क्लास पर आपको समझा देते हैं, इसको समझने के लिए बाद थ्योरी आपको याद ही करना पड़ जाएगा। अगर लाइट एयर से डेंसर में मूव कर रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, मतलब नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। अगर लाइट डेंसर से एयर में मूव कर रही है तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट की जो डायरेक्शन होगी बेंड करने की वो हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से लाइट थोड़ी दूर चली जाएगी। अब देखिए हम इस बात को, इस रूल को फॉलो करके इसमें कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, आप समझिएगा। ये हमारा इंसिडेंट लाइट था, इंसिडेंस लाइट था, आपतित किरण थी जो प्रिज्म में जाके प्रवेश कर रही है। अगर मानिए प्रिज्म में रिफ्रैक्शन नहीं होता, सपोज करिए हम यहाँ पे पहले से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर तो नहीं बोलते हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे हम पहले से नॉर्मल डाल लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया, डॉट डॉट इमेजिनरी लाइन रहता है तो डॉट डॉट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल आई है, समझिए बढ़िया से। इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप लोग इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे। तो हमारा इंसिडेंट और नॉर्मल जो है ये नॉर्मल 1 मान लीजिए, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आई हो गया। अब सपोज करिए कि अगर प्रिज्म रिफ्रैक्शन नहीं देता है तो ये लाइट सीधे की सीधे चली जाएगी। अगर प्रिज्म रिफ्रैक्शन नहीं देती है तो ये जो लाइट है वो सीधे के सीधे चली जाएगी, लेकिन प्रिज्म तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन देगी। तो जब प्रिज्म रिफ्रैक्शन देगी तो ये जो लाइट है ना, फर्स्ट कंडीशन में देखिए लाइट आई कहाँ से है, एयर से, जा किस में रही है, प्रिज्म में, मतलब एयर से डेंसर में मूव कर रही है लाइट, तो किधर की ओर मुड़ेगी, टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, यानी लाइट को जाना इधर चाहिए था, ए वाला पथ पे जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना वो सीधे ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब डायरेक्शन इसका जो होगा ना वो परपेंडिकुलर के टुवर्ड में होगा। तो ये हमारा नॉर्मल था और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे था। चलिए रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब दूसरी वाली बात देखिए, आपकी लाइट एयर से डेंसर में मूव कर गई है। अब यहाँ से जब लाइट आएगी, मान लीजिए यहाँ से अगर किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता है तो ये लाइट को सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ग्लास प्रिज्म लाइट को क्या करेगी, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करेगी। तो सेकेंड का कंडीशंस क्या था कि अगर लाइट डेंसर से एयर में जाएगी, देखिए जो ग्लास है उसको हम लोग डेंसर माने, अब लाइट बाहर निकलेगी, एयर में निकलेगी, तो जब डेंसर से एयर में आती है तो परपेंडिकुलर से थोड़ा सा दूर चली जाती है, तो हम पहले से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल 2 हो गया, N2 हो गया। अब ये हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट है, अभी बाहर निकलेगी,
ध्यान देके देखना है आपको। तो इस बार नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी, ए वाला आपका नॉर्मल है, इससे अब थोड़ा सा दूर चली जाएगी, मतलब ऐसे चली जाएगी। अब ध्यान देके देखिए, इसमें 3 तरह के रे होती है। जो लाइट प्रिज्म पर आकर स्ट्राइक की, इंसिडेंट की, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट अंदर की ओर की डेंसर मीडियम में जो लाइट पास की, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। और रिफ्रैक्टेड के बाद जो वापस लाइट एयर में आ गई, उसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्ट, इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तीनों बात को लिख दिए, स्ट्राइक की, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे, ये बाहर आ गई, वापस रिफ्रैक्ट करने के बाद बाहर चली गई, तो इसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब यहाँ पर एंगल डिसाइड करिए थोड़ा। इस एंगल को तो हमने बता दिया कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 सरफेस है, तो यहाँ पे 2 एंगल बनेंगे, तो एक R1 मान लीजिए और एक R2, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। आगे चल के हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो ये जो R1 और R2 है वो आपस में बराबर है। तो ए नॉर्मल, देखिए ए हमारा नॉर्मल है और ए हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अभी जो थर्ड जो रे है, ये नॉर्मल और इस रे के बीच के एंगल को हम लोग ई बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस तरह से हमने फिगर को ड्रॉ किया। इसमें नाम लिखना पड़ेगा आपको, नाम लिखेंगे। कभी कभी फिगर पूछता है, डाटा पूछता है, तो आपको डाटा लिख देना है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई नाम देते हैं, OAP। ठीक है, नाम देते हैं, और यहाँ पर Q दे दीजिए, कोई नाम, कोई ज़रूरी नहीं है, हम जो नाम दे रहे हैं वही आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें जो OA रे है, देखिए AO जो रे है, उसको आप इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, देखिए O और P बिंदु का जो रे है, यानी OP जो है ना, वो हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए I जो है, या ER जो है, ER आप जिसको माने हैं, ER, या फिर उसका नाम हमने दे रखा है PQ। तो आपका जो PQ है ना, वो है आपका इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, रे ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर I है, तो एंगल I को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ये सारी बातें हैं। 2 नॉर्मल हैं, एक नॉर्मल यानी N1 एंड N2, ये 2 नॉर्मल हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। देखिए, इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर लाइट बेंड नहीं करती तो सीधा सीधा लाइट यहाँ जाती, लेकिन लाइट 2 टाइम बेंड किया। फर्स्ट टाइम पॉइंट O से बेंड किया जब मीडियम चेंज कर रहा था, फिर सेकेंड टाइम पॉइंट P से बेंड किया जब फिर वापस मीडियम चेंज कर रहा था। तो इस तरह से लाइट के एक्चुअल पाथ, ठीक है, और अपेरेंट पाथ में जो डिफरेंसेस आए, मतलब जो टोटल डेविएशन आया, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ये आगे चल के आपको थोड़ा काम देगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, इसलिए याद रखें। तो हमारा लाइट का जो एक्चुअल रे था वो ये वाला था। अगर प्रिज्म नहीं, मान लीजिए रिफ्रैक्ट नहीं करती प्रिज्म रे को, तो हमारा रे सीधे जाता, लेकिन 2 टाइम रिफ्रैक्ट कर दी तो रे को जाना चाहिए था इधर और आ गया इधर। ये जो पूरा डेविएट किया रे, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जो डेल्टा मिलेगा हमको यहाँ पर मिलेगा, देखिए ए वाला पार्ट में मिलेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, डेविएशन। अब देखिए, फर्स्ट टाइम डेविएशन यहाँ हुआ था तो इसको डेल्टा 1 मान सकते हैं, सेकेंड टाइम डेविएशन यहाँ हुआ था तो इसको डेल्टा 2 मान सकते हैं। टोटल डेविएशन आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ तो इसको पूरा को आप क्या मान सकते हैं, डेल्टा मान सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्लास प्रिज्म के डायग्राम को एग्जाम में पूछने पर आराम से बता सकते हैं। देखिए, इसमें 2 और ख़ास चीज़ है। अगर आपको कभी कभी सूत्र पूछता है, फॉर्मूला पूछता है कि बताइए कि ग्लास प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना,
उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए हम लोग को तो प्रूव करके पढ़ना नहीं है, इसको डिराइव तो हमें करना नहीं है, लेकिन हम जनरली आपको बता देते हैं। जनरली जो सूत्र होता है रिफ्रैक्शन का, स्नेल लॉ होता है। इस स्थिति में I ग्रेटर देन R होना चाहिए आपका, I हमेशा R से बड़ा होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि I क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, वहाँ मीडियम चेंज होती ही नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता नहीं है, जो का त्यों रह जाता है। लाइट जिस मीडियम से आती है, जिस डायरेक्शन से आती है, वही मीडियम और वही डायरेक्शन में बाउंसिंग बैक कर जाती है, तो दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, दोनों हवा एयर का एंगल्स रहते हैं। यहाँ पर लाइट मीडियम चेंज करती है, तो मीडियम चेंज करती है तो आई आपका हमेशा ग्रेटर होना चाहिए आर से। तो एक लॉ बनता है जिसको आप लोग बोलते हैं स्नेल लॉ। ठीक है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन का एक सूत्र होता है। जनरली जितने भी चीज़ में रिफ्रैक्शन हो उसमें म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अब बात है प्रिज्म का, तो प्रिज्म का शेप थोड़ा ट्रेंगुलर होता है। ये फार्मूला हम लोग को डिराइव करके नहीं पढ़ना है, इसलिए हम आपको डिराइव नहीं बता सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो एंगल आई है उसको डिराइव करके बाद इतना लाना पड़ता है हम लोग को, और इसमें जो एंगल आर है वो आता है A/2। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ध्यान दे के देखिए। अब अगर हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, म्यू बराबर साइन आई के जगह पर A प्लस डेल्टा बटे 2, हमने अभी डेल्टा बताया आपको, एक टोटल डेविएशन ऑफ एंगल है, अब बटे साइन A/2। ये फार्मूला आपको मिलेगा इस तरह से। ये जो साइन के पद हैं इसको हम लोग एकदम से स्मॉलेस्ट एंगल ले करके लुप्त कर देते हैं। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो आप ध्यान दे के देखेंगे कि साइन थीटा बराबर थीटा लिखा हुआ है। एक क्रिटिकल तब फॉलो होता है जब एंगल हमारा बहुत कम रहता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो म्यू बराबर A प्लस डेल्टा/2 और A/2 हो जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा। अब आपके पास जो मेन चीज़ बचेगा, म्यू को A से गुना करिए तो म्यू A हो जाएगा, बराबर A प्लस डेल्टा, ए को इधर लाइए, म्यू ए माइनस ए बराबर डेल्टा, ए कॉमन हो जाएगा, म्यू माइनस ए बराबर डेल्टा हो जाएगा। अब आप ध्यान देके देखिए, ये जो आपका डेविएशन ऑफ एंगल है डेल्टा, उसका मान आएगा ए बराबर म्यू -1। अब आपको ध्यान देना है, हमने ए का वैल्यू आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंगल होगा, बाकी ये दो एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ए एंगल को हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ना वो 60 डिग्री होता है। ध्यान देके देखिए, ए का वैल्यू 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म आइसोसेल्स पोजीशंस में होते हैं। इनके शेप्स जो है ना तीनों इक्वल पोजीशंस में होते हैं, तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ए का वैल्यू मिलेगा आपको। जिस ग्लास में, जिस तरह के ग्लास में आपको डेविएशन निकालने के लिए बोला जाएगा, उसकी रिफ्रैक्टिविटी आपको दी जाएगी। रिफ्रैक्टिविटी में से आप 1 वैल्यू को घटा लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि रिफ्रैक्शन वहाँ पॉसिबल है जिसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिविटी 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जो रिफ्रैक्टिविटी है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, क्योंकि एयर का 1 होता है। और एयर आउटर मोस्ट सरफेस में ज़्यादातर लाइट को बेंड नहीं करती, यानी एयर से रिफ्रैक्शन तब होता है जब एयर का टेम्परेचर बढ़ जाए या एयर का जो डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिविटी डेंसिटी है, वो बढ़ जाए। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उसमें से 1 घटा लेना है, और 1 घटाने के बाद आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, आपका डेविएशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से प्रिज्म के अंदर, ठीक है, डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं, प्रिज्म के अंदर इसकी रिफ्रैक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रिज्म को अगर एग्जाम में ज़्यादातर इसके पिक्चर्स पूछते हैं और इनके बारे में डिटेल्स पूछता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो एंगल R1 और R2 है ना वो आपस में बराबर होता है, क्योंकि दोनों एंगल सेम सरफेस पे बने हुए हैं, सेम सरफेस, और जो रिफ्रैक्टिविटी है दोनों का सेम है, इस पॉइंट का भी सेम और इस पॉइंट का भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल I बराबर, एंगल I जो दिख रहा है ना वो इमरजेंट एंगल के बराबर होता है, यानी ER के बराबर होता है। इसको कैपिटल ई स्मॉल ई लिखिए, ER के बराबर होता है। इसको इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते हैं, मतलब निर्गत किरण बोलते हैं, बाहर जो जाने वाली किरण है वो बोलते हैं। तो ये दोनों
एंगल आपस में बराबर होगी। ये दोनों इंटरनल जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आपस में बराबर होगा। तो प्रिज्म में इन बातों का ध्यान रखना है। हमें लगता है आपको प्रिज्म बेटर समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक और टॉपिक है, हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग प्रिज्म से रिफ्रैक्शन नहीं, डिस्पर्सन पढ़ते हैं। आपको ध्यान दे के देखना है डिस्पर्सन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन फ्रॉम ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्सन कैसे होता है, ध्यान देके देखिए। डिस्पर्सन कुछ खास वर्ड नहीं है, डिस्पर्जन इसको बोलिएगा आप लोग, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होता है कि वाइट लाइट में जो कंपोजिशंस कलर है ना, उसको स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया जाता है। सीधे सीधे डिफिनेशन याद रखिएगा, द फिनोमेना ऑफ वाइट लाइट इज स्प्लिटिंग इन 7 इट्स कंस्टिट्यूंट्स कलर, यानी उसके 7 कलर को अलग अलग अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उस फिनोमेनन्स को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म है, सपोज करिए इस तरह से एक प्रिज्म है, प्रिज्म ग्लास ABC है। हमने यहाँ पे एक वाइट लाइट इंसिडेंट करवा दिया, स्ट्राइक करवा दिया। इसके बाद ये जो लाइट है ना 7 कलर में डिवाइड हो गया। 7 कलर में डिवाइड हो गया। 7 कलर को देखने के लिए आपको किसी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, या स्क्रीन है। 7 कलर में डिवाइड हो गया। ये जो डिवाइड होने की घटना है 7 कलर में, बस इसी घटना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट में होती क्या है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को सबसे पहले फिजिक्स के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंटली हम लोग को बताया था। जब आइजैक न्यूटन साहब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको थोड़ा डाउट था। क्या डाउट था? कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वाइट लाइट में 7 कलर होता है या फिर प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर दे देती है। दोनों सर दर्द था। अब हम लोग को पता नहीं था स्टार्टिंग में कि वाइट लाइट में कंपोजिशन ऑफ 7 कलर है या फिर वाइट लाइट सिंगल कलर है। ठीक है, वाइट लाइट कोई लाइट नहीं होती है, मतलब ना तो श्वेत प्रकाश कोई रंग है, ना तो वाइट कोई रंग है, ध्यान में आपको रखना है, और ना ही ब्लैक कोई रंग है। ध्यान में रखना है कि पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तो हमें वाइट मिल रहा है। कंपोजिशन ऑफ 7 कलर को हम लोग वाइट कलर बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ 7 कलर को हम लोग ब्लैक कलर बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल सारे कलर को ऑब्जर्व कर रही है तो ब्लैक, सारे को रिफ्लेक्ट कर रही है तो वाइट। इसलिए इन दोनों को हम कोई कलर नहीं मानते हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देके देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूटन के सामने ये था कि वाइट लाइट में 7 कलर का कंपोजिशन है, या फिर जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो प्रिज्म 7 कलर वाइट लाइट को दे देता है। इसको दूर करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बेसिकली समझाने के लिए न्यूटन साहब ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट आपको 7-8 में पढ़ना था, न्यूटन डिस्क। ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट कलर, यानी वाइट कलर में अगर 7 कलर होगा तो एक प्रिज्म उसे 7 कलर देता है, तो दूसरा प्रिज्म जो है सातों कलर को कंपोज करके एक कलर बनाएगा। इसलिए उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग नाम रख दिया रिकम्पोजिशन ऑफ वाइट कलर या रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट कलर, दोनों पढ़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो न्यूटन डिस्क के बारे में समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम इसको कंपोजिशन को समझाएंगे। न्यूटन डिस्क में न्यूटन साहब लोगों को समझाने के लिए एक डिस्क बनाए, और 7 कलर के अनुसार ये 360 डिग्री है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, समथिंग 51 डिग्री आता है, तो इसको 51 डिग्री के रेशियो में 7 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 7 पार्ट को, ठीक है, अलग अलग कलर से हम लोग फुलफिल कर दिए। विबजियोर कोड याद रखिएगा। ठीक है, VIBGYOR, ये विबजियोर कॉम्पोजिशन है वाइट कलर का, 7 रंग का। इस तरह से सब में फिल करके रंग को, इसको एक बेल्ट से कनेक्ट करके
कोई ऐसे डिवाइस से घुमाया गया जिसकी स्पीड हमारे ह्यूमन आई के प्री रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाए। प्री रेसिस्टेंस क्या होता है, एक सुंदर वर्ड है, जान लीजिए, समझा देते हैं यहाँ पे आप लोग को। प्री रेसिस्टेंट का मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको सिनेमा में जो पिक्चर दिखाया जाता है ना, वो चलता हुआ दिखाया जाता है, जबकि उसकी जो शूटिंग होती है अलग अलग जगहों पे होती है। तो बस ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ह्यूमन आई है किसी भी पार्टिकल का इमेज रेटिना पर टेम्प्रोरी बनाती है, परमानेंट नहीं बनाती है। तो टेम्प्रोरी बनाती है तो कुछ टाइम तो रेटिना पर स्टे होता होगा, तभी तो मस्तिष्क उसको समझता होगा। तो रेटिना पर स्टे होने का टाइम जो है ना 1/60 सेकेंड है। अब आप समझिए, कोई भी इमेज हमारे रेटिना पर 1/60 सेकेंड होल्ड करती है बनने के बाद, और इस 1/60 सेकेंड के बाद रेटिना से हट जाती है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि सिनेमा का जो पिक्चर चेंजिंग टाइम इंटरवल है इससे थोड़ा कम रखते हैं, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं। तो सबका 160 नहीं होता है, किसी का 110 भी होता है, बस इसके बीच में होता है। 1/10 सेकेंड यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पिक्चर को चेंज होने का टाइम होता है ना, पिक्चर चेंजिंग इंटरवल टाइम जो है इससे थोड़ा कम रख देते हैं। अब जैसे ही हम लोग किसी खास व्यक्ति का पिक्चर अपने रेटिना पर बना के रखे हुए हैं, तब तक दूसरे व्यक्ति का इससे कम टाइम में एंटर हो जाता है। तो हमें वो व्यक्ति का पिक्चर दिखाई देने लगता है, जब तक कि व्यक्ति का पिक्चर माथे में था तो हमको ऐसा लगता है कि पिक्चर जो है ना हमारा कंटिन्यू चलते हुए आ रहा है। तो प्री रेसिस्टेंस का मतलब यही होता है कि ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाती है रेटिना पर, वो टेम्प्रोरी बनाती है, और बनाने के बाद रेटिना पर उसको 1/60 सेकेंड स्टे करके रखती है, होल्ड करके रखती है। अगर इसके बीच में हमें कोई कंटिन्यू दूसरा चीज़ दिखा दिया जाए तो हमें उसमें कंटिन्यूटी दिखाई देती है, ब्रेक दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से हम लोग इसको ना बेल्ट से कसने के बाद इसको इतना तीव्र गति से घुमाएं कि हमारा आई जो है ना एक कंपोजिशन ऑफ कलर को एक ही टाइम में देखे। आप बताइए, सातों कलर को सेम टाइम में देखेगा हमारा आई, जो ह्यूमन आई सातों कलर को सेम टाइम में देखेगा, तो कंपोजिशन ऑफ 7 कलर ह्यूमन आई को कैसा कलर दिखाई देगा, वाइट कलर। इन लोगों को समझाने के लिए न्यूटन ने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, तो लोग को समझ में आ गया कि सच में वाइट लाइट में कितने कलर हैं, 7 कलर हैं। यानी हमें प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर नहीं देती है, वाइट लाइट कंपोजिशन है 7 कलर्स का। इस कलर्स को हम लोग विजुअल रेंज के कलर मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे रे हैं, लेकिन ये जो रे है ना विजुअल रे के कलर्स हैं। यानी ये रे मतलब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी जो वेवलेंथ वाली रेंज है वो हमें दिखाई देती है, और इनके ऊपर वाली जो वेवलेंथ का रेंज है वो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे बहुत सारा है, एक्सरे है आपका, ठीक है, माइक्रोवेव है, फोनिक्स है, ये सब जो रे है ना हमें दिखाई नहीं देती है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो विजुअल रेंज के अंदर नहीं आता है, नॉन विजुअल रेंज के अंदर आता है। जैसे कुछ साउंड था हमें नौमा में पढ़ना, अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक क्या था, ये ऐसे साउंड था जिसको हम नहीं सुन सकते थे, साउंड ही है लेकिन हम नहीं सुन सकते थे, क्योंकि ये हम लोग को सुनने के रेंज से, इसका जो ऑडिबल रेंज था वो सुनने के रेंज से बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। तो ये था कंपोजिशन ऑफ 7 लाइट, ये न्यूटन सबसे पहले हम लोग को समझाया, ठीक है। अब रिकम्पोजिशन क्या है, देखिए रिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन अपना डाउट दूर करने के लिए, ये डाउट था कि वाइट लाइट में 7 कलर है या प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर दे रही है, तो उन्होंने क्या किया कि 2 प्रिज्म लिया, ठीक है। एक प्रिज्म ऐसा और एक प्रिज्म ऐसा, इस टाइप से उन्होंने 2 प्रिज्म लिया। 2 प्रिज्म लेने के बाद क्या किया कि लाइट को यहाँ से लाकर प्रिज्म के सरफेस पर स्ट्राइक करवाए। यहाँ से 2 रे निकली, 2 ही रे लेकर समझाएंगे, आप याद रखिएगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक रेड एक वायलेट, ठीक है। इसके बीच में और 5 कलर्स हैं तो रेड और वायलेट 2 कलर से लेकर आपको समझाया गया है। तो ये जो रेड कलर है वापस इस प्रिज्म पर पड़ती है, एक कलर आगे जाके यहाँ पे टकराती है और एक कलर भी आगे जाके यहाँ पे टकराती है, और टकराने के बाद ये जो दोनों कलर है प्रिज्म के बाहर जाने से पहले वापस कंपोज कर जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ये 7 कलर वापस हमें एक कलर दिखाई देता है, वाइट कलर। अब जनरली जिन्होंने कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि वाइट कलर में ही 7 कलर का कंपोजिशन था, हमें एक किसी प्रकार का कलर नहीं दे रहा था। अब सपोज कीजिए कि हमें अगर प्रिज्म किसी प्रकार का कलर दे रहा था तो फर्स्ट वाला प्रिज्म 7 कलर दिया, तो
अगले वाला प्रिज्म सब एक एक रे को और 7 कलर देता तो 49 कलर हो जाता, लेकिन अगले वाला प्रिज्म क्या किया है, इसके इन्वर्टेड है, इरेक्ट प्रिज्म है, इन्वर्टेड प्रिज्म है, तो ए वाला प्रिज्म स्प्लिट किया लाइट को, और ए वाला प्रिज्म को जब हमने उल्टा रखा तो स्प्लिटिंग लाइट को वापस कंपोज करके एक लाइट बना दिया। अब हमें पूरी तरह से ये समझ में आ गया कि वाइट लाइट में 7 कलर का कंपोजिशन है, और वो जो कंपोजिशन ऑफ वेवलेंथ रेंज है ना वो विजुअल रेंज में पड़ते हैं, यानी हमारा ह्यूमन आई जो है उस रेंज के जितने भी रेंज हैं उसको आसानी से देख सकता है, और इनकी जो संख्या है वो 7 है। हम बढ़िया से लिख देते हैं, आप याद करिएगा, विब जियोर, एक बार नाम सुन लीजिए, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, जी फॉर ब्लू, गी फॉर ग्रीन, एफ फॉर वाई फॉर येलो, फॉर ऑरेंज और आर्ट। देखिए ये जो 3 कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, इनकी जो वेवलेंथ है लगभग एक होगी। तो हमारा आई जो है इनमें सबसे ज़्यादा इसको सेंसिटिविटी करता है, और ये दोनों को थोड़ा सा कम सेंस करता है, सबसे ज़्यादा ब्लू को पहचानता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तब वहाँ पर अच्छे से आपको बताएंगे। तो ब्लू वाला जो कलर है ना इसको थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव करता है हमारा ह्यूमन आई, ठीक है। दूसरी बात, ये रेड है और ये ऑरेंज है, येलो है और एक ग्रीन है। इस तरह से 7 कलर का कंपोजिशन है वाइट लाइट में। हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझ गए, न्यूटन डिस्क में भी यही बोला गया। आप एक डिस्क लीजिए, 7 पार्ट में उसको डिवाइड करके उसमें 7 कलर को फिल कर दीजिए, उसको इतना स्पीड से घुमाइए कि आपका जो आई है प्री रेसिस्टेंस वाला फेनोमेना से गुजरे, तो आपको 7 कलर का कंपोजिशन मिल के पूरा कलर आपको एगो दिखाई देगा, मतलब वाइट, ठीक है। यहाँ भी वाइट कलर में 7 कंपोजिशन है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में न्यूटन साहब ने क्या किया कि एक इरेक्ट प्रिज्म लिए, ये वाला प्रिज्म आपका इरेक्ट है और ये वाला इन्वर्टेड है। इरेक्ट प्रिज्म क्या किया कि एक वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट किया। दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म क्या किया कि 7 स्प्लिटिंग लाइट को कंपोज करके वापस एक लाइट बना दिया। इससे हमको समझ में आ गया कि वाइट लाइट में कितने कलर का कंपोजिशन है, 7 कलर का कंपोजिशन है, ठीक है। अब एक बार बढ़िया से इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो द फेनोमेना ऑफ लाइट विच इज स्प्लिट इन 7 कलर, इट्स कंस्टिट्यूट्स कलर, मतलब उसी के कलर में, ऐसा नहीं है कि अलग से पर्पल मिल जाएगा आपको, नहीं, जो कंपोज इसमें है वाइट लाइट में वही वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझाएंगे आप लोग को, ठीक है, कि हमें यहाँ जो स्ट्राइक कर रहा था रे, जिसको आप इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो सिंगल रे था, यानी उसका वेवलेंथ सिंगल था। और जैसे प्रिज्म से पास किया रे, आपको कितने कलर मिले, 7। तो 1 इंसिडेंट रे का जो वेवलेंथ था वो 7 अलग अलग रिफ्रैक्टेड रे के वेवलेंथ में चेंज हो गया। यही कलर आपके आँख पे बारी बारी से जाता है तो आपको जो सरफेस है ना वो थोड़ा रंगीन दिखाई देता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं, और दूसरी जो चलने की स्पीड है वो चेंज हो जाता है। तो सब एक अलग अलग स्पीड से चलता है मीडियम में, तो अलग अलग कलर दिखाई देता है। और यहाँ पर जो मीडियम था वो सबको साथ ही लेके चल रहा था, कंपोज करके चल रहा था, तो 7 कंपोज कलर वाइट कलर दिखाई दे रहे थे। इन्होंने कंपोजिशन को ब्रेक कर दिया, सारे कलर को एक अपना वेवलेंथ दे दिया, जिससे सारा कलर अपना अपना वेवलेंथ से चला, और यहाँ पे हमें 7 अलग अलग कलर दिखाई दिए। आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट में याद करने की कुछ ज़रूरत है। देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में कंपोजिशन ऑफ 7 कलर है। वो जो 7 कलर के कंपोजिशन है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। देखिए, एक एक डिफिनेशन को ध्यान देकर समझिए। ये वाइट लाइट था, ऐसे इसको जाना चाहिए था, यहाँ से डिवाइड होगा कितने कलर में, 7 कलर में। चलिए 7 कलर मिला आपको। ये स्क्रीन है, याद रखिएगा, ये स्क्रीन है, इस पर हम लोग 7 कलर को देख सकते हैं। देखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, दीवार चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो जो पार्टिकल चाहिए हमको 7 कलर को देखने के लिए वो स्क्रीन है। और इसको जो लाइट का जो समूह है, पूरे 7 कलर का जो समूह है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यानी एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से जो 7 कलर बटी वाइट लाइट, ठीक है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक ही बात है, दोनों को ही बोल सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एंगल ए रखिएगा, ए बी और ए सी। अब बात याद करने वाली, क्या एकदम रट्टा मारने वाली बात क्या है, इसमें जो सबसे ऊपर कलर है वो रेड है। आप ये समझिएगा, इसके बाद वाला टॉपिक के इंद्रधनुष बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पूरा इतना ही समझ में आएगा। और सबसे जो नीचे वाला जो कलर है वो वायलेट है।
ठीक है। तो आप जरा देखिए सबसे ज़्यादा यानी सबसे स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ किसका है। सबसे स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। मोस्ट वेवलेंथ रेड कलर का है और सबसे वीक जो वेवलेंथ है वो किसका है, वायलेट कलर का है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा आर जो है ना वो ग्रेटर देन है लेमडा वी से। पहला बात याद करिए, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है। फर्स्ट बात, इसके आधार पे एक और रूल दिया गया था। उस रूल में क्या लिखा गया था कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वो डेविएट कम होगा, यानी वो कम मुड़ेगा, वो कम थोड़ा पसरेगा, ठीक है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड कलर, सॉरी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का। तो सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होगा। जिस कलर का वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग होगा उस कलर का डेविएशन वीक होगा और जिस कलर का वेवलेंथ वीक होगा उस कलर का डेविएशन स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों बात याद रखना, यानी वेवलेंथ जो है वो डेविएशन के रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है। तब सीधे सीधे समझिए, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घट जाएगा। जैसे हमने रेड कलर का वेवलेंथ बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि इसमें डेविएशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला लाइन कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में रेड कलर का वेवलेंथ जो है ना मैक्सिमम होता है, यानी डेल आर जो है वो मैक्सिमम होता है। और दूसरा क्या पढ़ा हम लोग, डेल भी जो है ना वो मिनिमम होता है, ठीक है ना। देखिए एक मिड पॉइंट यहाँ आपको मिलेगा, अगर हम विबज्योर लिखेंगे तो VIBGYOR। देखिए जो ग्रीन लाइट दिखाई दे रहा है वो बीचों बीच का लाइट है, ठीक है। तो इनके वेवलेंथ और इनके जो डेविएशन होंगे वो मिड पॉइंट पे होंगे। तो ज़्यादातर डॉक्टर लोग को देखिएगा आप लोग ग्रीन कलर का पर्दा यूज करता है, क्योंकि ना तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ना ही इनका डेविएशन ज़्यादा है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट कलर का। अब अपोज करिए, ये वाला रूल लगाइए लॉजिकली, कोई मैथमेटिक्स नहीं, सिर्फ लॉजिकली रूल लगाइए कि लाइट सबसे ज़्यादा कौन डेविएट किया है यहाँ से यहाँ तक। ये एक्चुअल पाथ है लाइट का, ठीक है, और ये अपेरेंट पाथ है लाइट का। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा कौन डेविएट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है, डेल्टा को हम लोग डेविएशन बोलते हैं, याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है, मैक्सिमम डेविएशन जो है वो है भी का, वायलेट कलर का, ठीक है। और जो मिनिमम डेविएशन जो है वो है रेड कलर का। मतलब रेड कलर अगर किसी मीडियम में चलती है तो कम डेविएट होती है, तो जाहिर सी बात है उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। ये है मिनिमम, याद रखना है आपको, मिनिमम याद रखना है आपको इस तरह से कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है और रेड कलर का डेविएशन कम है, वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ कम है। दोनों बात याद रखनी है, मतलब डेविएशन जो है वेवलेंथ का सीधा सीधा इन्वर्सली है, रेसिप्रोकल है। ये देखिए रूल आपको लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अगर दो कलर के बीच का हम लोग को डेविएशन निकालने के लिए दे, कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको लिख के देता है डेल ए बी, मतलब एक कलर ए है और एक कलर बी है, तो आप सीधे सीधे लिखिएगा डेल बी माइनस डेल ए, ठीक है। जैसे आपको निकालने के लिए दे दे आर भी, डेविएशन ऑफ आर भी, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन आर का है, सॉरी भी का है, तो डेल भी माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, डेल आर लिख देंगे। अगर बोलेगा कि डेविएशन निकालो ऑरेंज और येलो के बीच में, तो सबसे पहले आप देखिएगा नीचे कौन है, जो ज़्यादा नीचे है वो ज़्यादा डेविएट हुआ है तो एंगल ऑफ डेविएशन उसका ज़्यादा होगा, जो ऊपर है वो कम डेविएट हुआ है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन उसका कम होगा। तो जिसके बीच में निकालने के लिए बोले, येलो और ऑरेंज के बीच में निकालने के लिए बोलेगा, तो आप डेल ओ वाई बराबर सीधे सीधे लिखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, डेल ओ वाई बराबर सीधे सीधे लिखिएगा कि डेल वाई माइनस डेल ओ। समझ जाइए, डेल वाई का डेविएशन क्या है, ज़्यादा है, और डेल ओ का डेविएशन क्या है, कम है। अब जिसका डेविएशन ज़्यादा रहेगा वो आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वेवलेंथ इसका वीक है, और जिसका वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग रहेगा वो आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा। जैसे आपको रेड कलर दूर ही से दिखाई देता है, तो एक क्वेश्चन बनता है क्लास 10th के बच्चों के लिए कि हम लोग सिग्नल डायग्राम में रेड कलर का यूज क्यों करते हैं। अरे भाई इसीलिए करते हैं कि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वो डेविएट कम होता है। डेविएशन कम होने के कारण
स्ट्रेट लाइन में, मतलब रेड लाइट एकदम सीधा मूव करती है, डेविएशन हो नहीं रहा है, लाइट सीधा मूव कर रही है तो हमें दूर से आसानी से दिखाई दे देती है। और दूसरी बात, इसकी इंटेंसिटी जो है ना थोड़ा स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से हम लोग सिग्नल या फिर डेंजरस सिग्नल के लिए, कहीं भी खतरे के सूचक के लिए हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं इसमें, बस 7 कलर का कंपोजिशन है एक कलर के अंदर, वाइट कलर के अंदर। अगर 7 कलर को हम लोग किसी भी तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्पर्स्ड कहलाता है, और जो हम लोग को डिवाइड होने के बाद 7 कलर्स मिलते हैं उसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ बातें याद रखनी है। हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट के तुरंत बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए दोनों चीज़ों में यही होती है, यहाँ भी लाइट थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है, ये भी स्क्रैट कर रहा है लाइट, वहाँ भी लाइट स्क्रैट करेगी, ठीक है। लेकिन एक जो है ना रूल के हिसाब से करेगा, ठीक है, लिमिटिंग करेगा। तो सरकार जो है उसके पास कोई लिमिट नहीं है। हम लोग पहले डिफिनेशन समझेंगे, इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक बात याद रखना, इसमें एक थ्योरी भी है, रेले साहब का बहुत बढ़िया थ्योरी है। यहाँ तो पढ़ना नहीं हम लोग को क्लास 10th में, आगे चल के पढ़ना हम लोग को क्लास 12 में, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए, ओलंपियाड लेवल के बच्चों के लिए खास करके काम देता है। देखिए जानते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटर का मतलब होता है फैलना, ठीक है। स्कैटरिंग जोड़ देंगे तो फैलाव हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 रे इस तरह से किसी मीडियम में आ रहे हैं, इस तरह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत बढ़िया टॉपिक है। 2 रे और इनकी जो रेंज वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो सेम रेंज वेवलेंथ के इक्वल रेडियस के बराबर, मतलब जितना वेवलेंथ है उतना ही रेडियस का कोई अगर पार्टिकल इसके मार्ग में आ जाता है, ठीक है, जैसे हमारे पास लैम्डा और उतना ही रेडियस का एक पार्टिकल इसके मार्ग में आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो लाइट आ रही है इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है एनर्जी फॉर्म में, और ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, ये अपने मन से इसी लाइट को वापस सभी दिशाओं में जिधर मन करेगा उधर, ठीक है, कोई लिमिटिंग नहीं है, ठीक है, नॉन लिमिटिंग, जिधर मन करेगा उधर क्या करता है, इमिट कर देता है, फेंक देता है, समझिए, तो ऐसे रिलीज कर देता है। तो इस तरह से जो रिलीज करने की घटना हुई उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ फेनोमेनन ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व इन एनी पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल किसी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है इन एनर्जी फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म में, और इसके बाद उसे सभी दिशाओं में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, इमिट कर देता है, रिलीज कर देता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे आपके बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से मान लीजिए कोई लाइट निकल रही है इस टाइप से, इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे फिलामेंट से किसी प्रकार का लाइट निकला, फिलामेंट से लाइट निकलने के बाद इसके में जो अंदर में आर्गन है उसको ये लाइट मिला। आर्गन पार्टिकल क्या किए कि इस लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, और ऑब्जर्व करने के बाद आसानी से चारों दिशाओं में, उसे खुद पता नहीं होता है कि हम किधर इसको स्क्रैच कर रहे हैं, फैला रहे हैं, चारों दिशाओं में फैला देता है। तो जो फैलाने की घटना हुई उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ भी एक्सपेंड कर रहा है, डिस्पर्सन में भी एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन वहाँ एक रूल था कि लाइट जो है ना एक निश्चित वेवलेंथ से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। जैसे आर वाली कलर जा रही है तो उसके लिए आप लैम्डा आर लिख रहे थे, आर हमेशा ऊपर रह रहा था। भी वाला जा रहा था तो उसके लिए हमेशा लैम्डा भी रहे थे, भी हमेशा नीचे रह रहा था, तो उसमें डायरेक्शन निश्चित किया हुआ था। इसमें कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है, पार्टिकल उस लाइट, एनर्जी फॉर्म वाले लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रिलीज कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फैला सकता है। बस इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ना वो किसी भी विजुअल ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है, आसानी से पार्टिकल को नहीं दिखाती, लेकिन जहाँ विजुअल ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है वहाँ पे आसानी से पार्टिकल और पार्टिकल्स के कलर को सेंस कर लेती है, ठीक है। लेकिन किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी आसानी से मूव नहीं कर पाती है। तो याद रखना है, हम लोग 9th में टॉपिक पढ़े थे कोलाइडल
सस्पेंसेड। तो कोलाइडल में क्या था, लाइट मूव कर जाता था आसानी से, उसके पार्टिकल्स लाइट को हेल्प करते थे स्क्रैच करने में, फैलाने में। सस्पेंसेड में क्या था, ये पार्टिकल को हेल्प नहीं करते थे, यहाँ पे इसको आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसी थ्योरी को हम लोग रैले का थ्योरी बोल रहे हैं, बस बात सेम है, बस रैले के लिए एयर पार्टिकल था और इसके लिए लिक्विड पार्टिकल था, दोनों में बात सेम बोली गई थी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। अब देखिए ध्यान दें कि हम लोग इसके आगे बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए टॉपिक है क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, रिफ्रैक्शन ही है लेकिन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, दिक्कत ये है। पहले यही समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होता कैसे है। एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर के मोलेक्यूल्स हैं, वाटर वेपर भी है और वाटर मोलेक्यूल्स भी है, ये दोनों चीज़ें। देखिए ध्यान दें क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ के चारों ओर जो इन्वायरमेंट है इस तरह से एटमॉस्फेयर है, ये भी मूव कर रहा है। जैसे ही मूव करेगा इसका जो डेंसिटी है ना वो चेंज होते रहेगा। दो तीन बातें याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डेंसिटी चेंज होगा, कभी मीडियम चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो रहा है मतलब डेंसिटी अगर डेंस हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिविटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी अगर रेयर हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिविटी घट जाएगी, रिफ्रैक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लाइट बेंड करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके समझिए। मान लीजिए कुछ ऐसा अर्थ है और ये जो है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर है चारों पट्टी। ठीक है, हम किसी पार्टिकल को यहाँ, कोई भी पार्टिकल का जो रियल पोजीशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक लाइट सही आई, जैसे ही ये लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर मारती है, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के करीब आते हैं, अर्थ के करीब के एटमॉस्फेयर जो होता है ना उसमें जो मीडियम डेंस करते हैं उसकी रिफ्रैक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मीडियम यहाँ पे थोड़ा सा डेंस होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई डेंस मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है, तो वो लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देगा, इस तरह से बेंड कर देगा, मोड़ देगा। लाइट को आना इधर चाहिए था लेकिन लाइट इस तरह से बेंड हो गया। अब हमें रियल वाले पोजीशन दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ही लाइट बेंड होगा तो ये वाला हमें स्ट्रेट दिखाई देगा, तो स्ट्रेट दिखाई देगा तो ये जो पार्टिकल यहाँ पर था रियल में, वो पार्टिकल हमको यहाँ पर दिखाई देगा अपीयरेंस में, यानी वर्चुअल बोलिए। ये पार्टिकल का वर्चुअल पोजीशन है और ये पार्टिकल का रियल पोजीशन है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का नाम ही है लाइट को एक्चुअल पथ से बेंड करके वर्चुअल पथ में लाना। वही वर्चुअल पथ हम लोग को दिखाई देता है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ जो मोलिक्यूल्स थे जैसे वाटर या एयर्स मोलिक्यूल्स थे, वो लाइट को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर दिए। तो लाइट को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर दिए तो जो पार्टिकल ये रियल पोजीशन में था वो हम लोग को अपरेंट या वर्चुअल पोजीशन में दिखाई देने लगा। बस इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसी फेनोमेनन्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, या फिर बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो डिफिनेशन में आप सीधे सीधे लिखिएगा कि अगर अर्थ के करीब या अर्थ के आसपास वाला जो एटमॉस्फेयर में एयर और वाटर मोलिक्यूल्स हैं, उनकी डेंस और रिफ्रैक्टिविटी बढ़ जाने के कारण वो ऊपर से या साइड से आने वाली लाइट को एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा बेंड कर देता है। तो इस फेनोमेनन्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सीधा सीधा नाम है, मतलब इसमें इस रिफ्रैक्शन में सीधा सीधा हमारे एटमॉस्फेयर के या तो वाटर मोलिक्यूल भाग लेंगे या तो एयर मोलिक्यूल भाग लेंगे। जैसे एयर मोलिक्यूल मतलब N2 का मोलिक्यूल, O2 के मोलिक्यूल, ये लोग भाग लेंगे, या वाटर वेपर भाग लेगा। मतलब मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसकी एब्सोल्युटली जो रिफ्रैक्टिविटी है 1 मोर होना चाहिए, रिफ्रैक्शन तभी ही संभव है। तो इस तरह से अगर कुछ हमें मिलता है तो हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, और इसी का नाम हम लोग देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझिए। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, स्टार जो है ट्विंकल क्यों होता है, उसमें ट्विंकलिंग का गुण कहाँ से आ जाता है, इसको आप बढ़िया समझिएगा। इसमें 2-3 कारण
ऐड किया जाता है, जैसे एनसीईआरटी खुद दो कारण ऐड किया है। पहली बात समझिए, ए स्टार है, ए स्टार है, बनेगा भी तो बढ़िया नहीं। ए आपका अर्थ है और ए वाला जो बाहरी हमने बनाया है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। बारीकी समझिएगा, अगर एक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो 3 नंबर आपका मुफ्त का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए स्टार बहुत दूरी पे है, इन्फिनाइट दूरी पे है, तो यहाँ से जो रे यहाँ तक आई वो सीधी आई, देखिए ध्यान देखिए, स्टार से जो रे यहाँ से यहाँ तक आई वो सीधी आई। जैसे जैसे स्टार की रे अर्थ एटमॉस्फेयर के करीब आया, तो अर्थ एटमॉस्फेयर के करीब आने के बाद इसके आसपास में जो एटमॉस्फेयर है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इनका जो डेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ गया, तो ये क्या करेगा कि लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है सपोज करिए, तो उसको ये लाइट जो है ना ऐसे बेंड होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। अब बताइए आदमी को क्या पता है, आँख को क्या पता है कि लाइट ऐसे बेंड होके आया है? आँख सीधा सोच लेगा कि लाइट कहीं यहाँ सीधे से आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, सीधे से। अब बताइए स्टार का जो रियल पोजीशन था वो यहाँ था, और ये इसका जो वर्चुअल पोजीशन है, जिसको अपीयरेंस पोजीशन भी बोलते हैं, वो यहाँ हो गया। अब हमको यही वाला स्टार यहाँ दिखाई देने लगा। आप सोच रहे हो कि हम जिंदगी में जो स्टार्स देख रहे थे, अपने पूर्वज को देख रहे थे, वो रियल जगह पे नहीं था। सही बात है, वो रियल जगह पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वो आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण अपने पथ से, अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से यही वाला स्टार हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा था। अब इसमें क्या होता है कि ट्विंकलिंग का गुण क्यों आता है? ये तो पोजीशन हो गया भाई। अब आप सोचेंगे कि ट्विंकलिंग क्यों आता है, आखिर टिमटिमाता क्यों है? तो टिमटिमाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्थ, देखिए तारे सबसे पहले हमसे बहुत दूर हैं, इनकी जो डिस्टेंस है अर्थ के जो देखने वाले होंगे उनसे बहुत दूर है, और ये जो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रेडिएटी बढ़ती है, डेंसर घटता है, और जैसे जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर के करीब आते हैं डेंसर जो है ना वो बढ़ता है, डेंस ज़्यादा हो जाता है मीडियम। तो यहाँ से जो लाइट आई, तो इस लाइट में कहीं कहीं वाटर वेपर है, कहीं कहीं डस्ट है, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट आपका घूम रहा है, स्पीड में है, तो इन्वायरमेंट की जो डेंसिटी है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कभी कभी ज़्यादा डेंस हो जाती है मीडियम, और कभी कभी मीडियम का जो डेंस है ना वो वीक हो जाता है। इसको बढ़िया समझिएगा, कभी कभी अर्थ के आसपास वाले एटमॉस्फेयर का जो डेंस मीडियम है वो थोड़ा ज़्यादा डेंस हो जाता है, और कभी कभी थोड़ा सा कम डेंस हो जाता है। तो जो लाइट मून से आ रही थी, ठीक है, वो 2 कारण में दिखाई देगी आपको। जैसे मून से लाइट अर्थ की ओर आ रही थी, तो अगर मीडियम ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे आई पर स्टार के लाइट आना बंद हो जाएंगे। फिर मीडियम का डेंसिटी जैसे ही वीक हो जाएगी, फिर लाइट आएगी, फिर डेंस मजबूत स्ट्रॉन्ग, फिर लाइट आना बंद, फिर वीक, फिर लाइट आना चालू। तो इस तरह से जो स्टार्स के लाइट है ना वो थोड़ा कभी दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा पोजीशन क्या है, एटमॉस्फेयर आपका मूव कर रहा है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी आपकी घट बढ़ रही है, आगे पीछे हो रही है, तो रिफ्रैक्शन भी घट बढ़ रहा होगा। तो जो स्टार के पोजीशन है कभी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कभी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कहीं मतलब एक ही स्टार अलग अलग पोजीशन में दिखाई दे रहा होगा, तो अलग अलग टाइम में दिखाई दे रहा होगा। तो जब एक ही स्टार अलग अलग पोजीशन और अलग अलग टाइम में दिखाई देता है तो उनकी लाइटें कभी कभी आँख पे आती है और कभी कभी नहीं आती है। तो इस स्थिति में कहते हैं कि स्टार जो है ना वो ट्विंकल है, ट्विंकलिंग है, यानी जो स्टार है वो टिमटिमा के हम लोग को दिखाई दे रहा है। कोई खास वजह नहीं है। अर्थ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो लाइट दिखाई देना बंद कर देता है, अर्थ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अगर घट जाती है तो लाइट दिखाई देता है, तो कभी दिखाई देता है कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये वाली घटना को हम लोग ट्विंकलिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है कि डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसका जो रियल पोजीशन और वर्चुअल पोजीशन है ना वो बार बार चेंज होके दिखाई, एक ही स्टार आपको हर जगह बार बार चेंज होके दिखाई देगा। तो जगह जैसे जैसे चेंज करेगा उनकी लाइटें थोड़ा रुक रुक के आएगी। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि स्टार जो है ना ट्विंकलिंग के फॉर्म में है, स्टार हमेशा टिमटिमाते रहता है। तो हमें लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले जो टॉपिक रहेगा हम अगले वीडियो में आपको बना के दे देंगे। अगर आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट से हम उसी टॉपिक का वीडियो अपलोड करके आप लोग को देंगे। थैंक्स।